हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IAS साहब में। स्वागत है आप लोगों का। तो साथियों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, जिसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 150 क्वेश्चन का। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। बिल्कुल आपके पेपर जैसा ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप साथ के साथ सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसमें सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश को हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। उसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। अब एक बार ना समझ में आए तो आप फिर से इस गद्यांश को दोबारा पढ़ लीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आग फिल्म की कथा आधारित है बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर या सैनिकों पर। तो किस पर आधारित है आग फिल्म? तो ये किस पर आधारित है? यहाँ से नौजवानों की इच्छा की कहानी है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा नौजवानों पर। उसके बाद में आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है 1946 में, 1948 में, 1950 में या 1960 में। इसी गद्यांश में आपको ढूंढ के इसका उत्तर देना है। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948। उसके बाद में है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? आग फिल्म की नायिका नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो इसमें उस समय 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। ये तीन नायिकाएं थीं जिसमें एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? निगार सुल्ताना भी है, नरगिस थी और कामिनी कौशल थी, मधुबाला नहीं थी। इसका सही आंसर मधुबाला होगा कि मधुबाला आग फिल्म की प्रसिद्ध नायिका नहीं थी। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? अब यहाँ देखिए, राज कपूर, कहीं राज कपूर मिल रहा है आपको? राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो ऑप्शन पहले पढ़िए। सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम या श्री 420। तो यहाँ हमको क्या मिला? सत्यम शिवम। इस फिल्म का छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आंसर में होता तो वो भी आंसर होता इसका। तो मेरा नाम जोकर नहीं है, हमारा ये तीनों ऑप्शन कट हो गए। सत्यम शिवम सुंदर ये सही है। इसका आंसर हुआ, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो ये सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है।
उसके बाद में है आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी 40 वर्ष, 21 वर्ष या 24 वर्ष या 23 वर्ष। तो ये 23 वर्ष थी। पहली ही लाइन में कहा गया है कि राज कपूर की उम्र कितनी थी, तीसरी लाइन में है। या 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया। इसमें इसकी उम्र पूछी गई है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष का था, 23 वर्ष का था। उसके बाद में पूछा गया आपका मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी की है या पश्चिमी हिंदी की है या पूर्वी हिंदी की है या बिहारी की है। तो इसका आंसर होगा बिहारी की है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिलह मुखधारी। सिल मुख में अलंकार है, सिल मुख में अलंकार पूछा गया है। सिल मुख में अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। रावण सिर सरोज बनचारी चलह रघुवीर सिल मुख धारी। तो सिल मुख में अलंकार है सलेस। कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार है। ठीक है, उसके बाद में विस्मय का अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय का अस्थाई भाव किस रस में, विस्मय यानी कोई चीज़ जैसे देख के आपके मन में कोई अद्भुत नज़ारा हो। ठीक है, तो विस्मय का स्थायी भाव हास्य तो होगा नहीं, शांत होगा नहीं, विवश होगा नहीं, अद्भुत होगा। ठीक है, 8 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में आपका गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पदांश के रचयिता कौन है। उक्त पदांश के रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये दोहा किसका है, रहीम दास का है या कबीर दास का या दादू का या तुलसीदास का है, किसका है। तो ये है कबीर दास का दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 10। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, 11 होती हैं, 12 होती हैं या 16 होती हैं या 18 होती हैं। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यदि ए आए ओ तथा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है, दीर्घ है, गुण है, वृद्ध है या आयादि है। कौन सी संधि है, तो ये आए आओ यानी कौन सी संधि है, आयाद संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है इस प्रश्न के वाक्य के पहले अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को यानी रीअरेंजमेंट का सवाल है, यानी आपको कई पार्ट अलग अलग दे रहेंगे, उसको सही जोड़ के शुद्ध वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, 4 भागों में बांटकर या रा ला वा संख्या दी गई है। चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। मजदूरों की बस्ती में वहाँ के बेकार रहने वालों व्यक्तियों के। ठीक है, यानी पहली लाइन ये तो हो जाएगी और लास्ट वाली लाइन हो जाएगी बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसका आप वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों, मजदूरों की बस्ती में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की
सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ठीक है, तो पहली लाइन हो जाएगी मजदूरों की बस्ती में। उसके बाद में कौन सी लाइन आएगी? और कल्याणकारी मजदूरों की बस्ती में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेत का सही तत्सम चुनिए। खेत का सही तत्सम चुनना है। खलिहान होगा, क्षेत्र होगा या क्षेत्र होगा या इनमें से कोई नहीं। तो खेत का सही तत्सम हो जाएगा क्षेत्र, यानी संस्कृत भाषा से जो आया है उसे, संस्कृत भाषा में जो है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो उससे मतलब विकृत हुआ है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत से हटके जो है उससे तद्भव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता यानी दोनों की बराबरी की जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा या रूपक होगा या संदेह होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? वियोग रस, श्रृंगार है, रौद्र है, करुण है या शांत है? कौन सा है? तो इसमें देख सुदामा की दीन दशा, वियोग तो है नहीं, वियोग एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है, वियोग श्रृंगार। ठीक है, रौद्र यानी क्रोध की तो बात है ही नहीं, शांत की बात भी नहीं है, यानी यहाँ रोने की बात है, यानी करुण रस की बात की गई है, तो यहाँ करुण रस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। आजन्म शब्द में समास कौन सा है ये हमको बताना है। तो आजन्म यानी कोई गिनती इसकी पता नहीं है हमको, तो यानी अव्ययभाव समास है। ठीक है, द्वंद्व में चा का लोप होता है, यानी आ और का लोप होता है। ठीक है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब पहला और दूसरा ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो इसका होगा क्या हो जाएगा? तल्लीन होगा या तदलीन होगा या तत्लीन होगा या तत्लीन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् यानी ता पूरा फिर आधा ता फिर लीन, यानी आधा ता और पूरा ता मिलके क्या हो जाएगा? आधा ला बन जाएगा, यानी ये ता ला बन जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के कौन थे? ये थे मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। उसके बाद, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यानी पास में वस्तु कोई रहते हुए चारों तरफ खोजना। ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, यही आंसर तुमको दिमाग में तुरंत मिल जाएगा कि हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी, इसमें कौन सा
कौन सा अलंकार है इसमें? विभावना है या अतिशयोक्त है या उपमा है या विशेषोक्ति है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विशेषोक्ति। ठीक है। पानी बीच मीन प्यासी, यानी विशेष का यानी पानी के बीच में मछली है लेकिन फिर भी वो प्यासी है। पानी के बीच में मीन प्यासी, यानी पानी के बीच में होते हुए भी वो प्यासी है। यही मुझे सुन सुन के हंसी आ रही है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। वाक्य के शुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी जो गलत वाक्य मतलब शब्द हैं, गलत भाग है, उसको खोजना है हमको। कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करें। यानी कोई जो पूरा वाक्य सही हो तो किसका चयन करना है? भाग डी का। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। तो इसमें उद्घाटन करेगा ये गलत है। ठीक है। करेगी हो, क्या होगा? करेगी। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। करेंगे होगा या, ठीक है, यहाँ करेगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है? निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, लुट धन एरा, लुट धन एरा, लुट धन एरा। तो प्रत्यय का मतलब जो पीछे जुड़ा हो और उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा हो। तो एरा इसमें कहाँ मिल रहा है? रात, ये तो है नहीं, एरा ये मिल रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत धन अनुसार, रीत धन अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीत धन अनुसार। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या कपीश्वर। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची हनुमान का नहीं है? राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत भी है, कपीश्वर भी है, बजरंगबली भी है, लेकिन राम भक्त नहीं। राम भक्त कोई स्पेशल नाम नहीं था हनुमान जी का। राम भक्त कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में कौन सा वाक्य सही है? इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया है, उसमें आपका शुद्ध वाक्य कौन है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें बैल और बकरी घास चरते हैं ये होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। यानी 2 हो गए ना, बहुवचन हो गया, तो यहाँ ती और ये सब सिंगुलर का प्रयोग किया है। चरती हैं, चरता है। ठीक है। ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, लेकिन एक ही वचन का प्रयोग किया गया है, एक ही मतलब। और यहाँ दो व्यक्तियों की बात, मतलब 2 जानवरों की बात की गई है, तो यहाँ बैल और बकरी घास चरते हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में आपका निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन या कटित या कर्तन या कट्टित।
तो काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, यानी संस्कृत से शब्द जो लिए गए हैं पहले कैसे संस्कृत में, फिर वो धीरे धीरे चेंजेस होते गए, वो अब उसी को बोलते हैं तद्भव। ठीक है, यानी संस्कृत वाला जो शब्द है तो कर्तन हो जाएगा इसका। 26 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्तन। उसके बाद अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। यानी अव्यवस्थित वाक्य खंड दिया गया है, आपको एक क्रमबद्ध वाक्य बनाना है, यानी पूरा लाइन से जोड़ के और बताना है कि कौन सा पहले आएगा, अलग अलग खंड दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक न्याय को चले आए। तो यहाँ पहले सबसे पहले कौन क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बिना हिंसक विरोध के नहीं, सॉरी, इसमें आएगा सबसे पहले शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए। इसका वाक्य कैसे होगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले आएगा तीसरा, फिर आएगा पांचवा, फिर शुरू से आर्थिक सामाजिक न्याय को बिना हिंसक और विरोध के भारतीय सहते चले आए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद में अवध शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। इस उद्धरण में मतलब कौन सा छंद प्रयोग किया गया, दोहा, सोरठा, बैरवे या गीतिका। तो इसमें प्रयोग किया गया है बैरवे। क्या प्रयोग किया है, बैरवे। उसके बाद में परुष शब्द का विलोम क्या होगा, अपौरुष होगा, सरल होगा, कोमल होगा या कठोर होगा, क्या होगा। तो इसका परुष का हो जाएगा विलोम कोमल। परुष का मतलब कठोर। ठीक है, तो इसका कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोमल। आगे है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी अग्रज। जिसका जन्म पहले होगा उसको क्या कहेंगे, अग्रज। ठीक है, अग्रज कहेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद में है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए ब्रिज भांजा वे हलधर के पीर। ब्रिज भांजा और हलधर में कौन सा अलंकार है। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, और को घटिए ब्रिज भांजा वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार पूछा है, ब्रिज भांजा और हलधर में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। यमक किया गया है, या प्रतीप किया गया है, या सलेस किया गया है, या ब्याज स्तुति किया गया है। तो कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है इसमें प्रयोग किया गया है सलेस अलंकार। ठीक है, उसके बाद में, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से
कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान, तो इसमें कौन सा कारक है इसमें पूछा गया है, तो यानी घर से यानी अलग हुआ वो, ठीक है। तो जहाँ अलग होने के अर्थ में कौन सा प्रयोग किया जाता है, अपादान, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ अपादान हो जाएगा, ठीक है। वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति, वाचस्पति नज तत्पुरुष है, अलुक अलुक तत्पुरुष है, या संबंध तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि तत्पुरुष है। तो यहाँ वाचस्पति अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, आय होती है, व्यय होता है, नहर जाती है, लहर आती है। तो यहाँ व्यय हमारे हिसाब से पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। आय होती है, नहर जाती है और लहर आती है, ठीक है। तो पुल्लिंग यहाँ व्यय होगा, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, प्राण, ओंठ, दर्शन या तेल। एक वचन शब्द कौन सा है ये बताना है आपको, प्राण, ओंठ, दर्शन या तेल। तो प्राण किसी एक का तो बात की नहीं गई, दर्शन ये भी किसी एक की बात नहीं है, ओंठ ये भी किसी एक ओंठ की बात नहीं, लेकिन तेल ये एक वचन शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। उसके बाद में विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या विद्धन अभ्यास या विद्याभ्यास या विद्या अभ्यास, विद्याधन अभ्यास ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्याधन अभ्यास यानी विद्याभ्यास, विद्या 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 विद्याभ्यास विद्या विद्या विद्याभ्यास। उसके बाद में जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय यानी दोनों का एक दूसरे के विपरीत है, और जहाँ और का लोप हो वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। यहाँ देखते ही बता देंगे हम कि द्वंद्व समास हुआ, ठीक है। 37 का कौन सा आंसर सही है, सी। उसके बाद में है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये हमको बताना है, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण या अनेषण, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, अन्वेषण ऐसे लिखा जाएगा, अन्वेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में आ गई सामान्य जानकारी, 39 नंबर हो गया, सामान्य जानकारी से शुरू, ठीक है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये कहाँ है, लखनऊ में है, वृंदावन में है, या कानपुर में है, या अलीगढ़ में, कहाँ है, तो ये आपके शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ जिले में है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, किशनपुर, करतनिया घाट या रायपुर या चंबल। तो ये करतनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में निम्न प्रकारों की मिट्टी में से एक प्रकार की निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या विंध्यन मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में, तो एक काली कपास की मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में,
उसके बाद में आपका बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। यानी बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें जनपदों की संख्या कितनी है ये बताना है हमको। तो सात जिले हैं, ठीक है, 7 जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन कौन से? झांसी, ललितपुर, इटावा, सैफई, इटावा सैफई तो एक ही जगह है, ठीक है। इधर साइड वाले जो सबसे नीचे हैं एमपी की साइड वाले, यही 7 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? ठीक है, नाइजीरिया के या केन्या के या सोमालिया के या घाना के? तो कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बोला अहमद टिनुबू, ठीक है, नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद में है 45 नंबर, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, इस टारपीडो का नाम है। स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, इस टारपीडो का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र है, वरुणास्त्र है या सूर्यास्त्र है या उनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वरुणास्त्र। उसके अंदर जून 2023 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ किया? ऑप्शन है इसका लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा और वाराणसी। लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा और वाराणसी। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर में किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताना है आपको, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ताप्ती नदी की हुई थी या गोदावरी की हुई थी या नर्मदा की हुई थी या सरस्वती की हुई थी? तो ये गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। उसके बाद में मलिक इख्तियार उल दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? मलिक इख्तियार उल दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में या भटिंडा के किला मुबारक में? कहाँ पे किया था? तो किया था आपका भटिंडा के किला मुबारक में, भटिंडा के किला मुबारक में। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? संत है या आश्रम है या शिष्य है या क्रम है? तो इसका अर्थ क्या है? वली संत है, ठीक है। वली का मतलब क्या होता था? ये संत होता था, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन डी है इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो
तो इसका सही आंसर होगा गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, सुखदेव एवं राजगुरु के साथ द्वारा की गई थी, या अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो इसका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर का, या इस्लामाबाद शहर का, या एवरेस्ट पर्वत का, या अमरनाथ गुफा का? किसका है? तो यह है एवरेस्ट पर्वत का। किसका? एवरेस्ट पर्वत का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? रोहतांग ये सिक्किम में है, या लिपुलेख उत्तराखंड में है, या बोमडीला हिमाचल प्रदेश में है, या नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? तो इनमें कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? एक पूछा गया है कौन सा सही है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है। तो इसमें आपका सही है लिपुलेख उत्तराखंड में, ये सही है। बाकी ये रोहतांग गलत है, बोमडीला हिमाचल में गलत है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में गलत है, नाथुला है सिक्किम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य अष्टमुडी झील स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, या केरल में है, या फिर तमिलनाडु में है, या महाराष्ट्र में है? कहाँ है? तो ये अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? डेवरिंस, काफर, डिटेंशन, या इम्पाउंडिंग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका काफर। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशेष क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो काफर बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में भारत के संविधान का 8वां भाग 8वां किससे संबंधित है? 8वां भाग किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, या पंचायतों से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ... में कहा गया है, कौन से भाग में या कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये बताना है हमको। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 338B1 में, अनुच्छेद 338B1 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। ठीक है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। ये अनुच्छेद 338B1 में कहा गया है। उसके बाद में आपका है लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? यानी लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है ये कहा गया है। हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लोकसभा की जो बहस होती है वो हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही भाषा में होती है। ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140 या अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 150। तो कौन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 140 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 140 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां, 7वां या चौथा या छठा संशोधन? कौन सा? तो ये 10वां संशोधन था। ठीक है, 10वां संशोधन था, सॉरी 10वां नहीं 7वां संशोधन था। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक बदलने के प्राथमिक उद्देश्य पारित किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये 7वां सही है। उसके बाद में आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह है आपका 148 है। ठीक है, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का वर्णन करता है। ठीक है, आगे है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? जगदीश भगवती हैं, कौशिक बसु हैं, या BKRB राव हैं, या मनमोहन सिंह हैं? तो ये कौन है? BKRB राव जो हैं भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? ये बाह्य ऋण में वृद्धि करता है, या दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना होता है, या विदेश में नया व्यापार शुरू करना होता है, या आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं लाना होता है? क्या होता है? वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है, ये हमको बताना है। तो ये दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना होता है वैश्वीकरण का मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है? बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? प्रधान उधार दर कहा जाता है, या परिशोधन दर कहा जाता है, या परिवर्तनीय दर कहा जाता है, या छूट की दर कहा जाता है? क्या कहा जाता है, ये बताना है हमको। तो इसको कहा जाता है प्रधान उधार दर। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? क्या है? तो इसका पूर्ण रूप यानी हमें NPCI का फुल फॉर्म बताना है। नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेटिव इंक है, या नॉन कैश पेमेंट्स कॉरपोरेशन है, या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या नेट पेमेंट कंपनी इंक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। NPCI का फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
उसके बाद में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी NHM कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था, या 26 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था, या 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, या 1 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2021 को। NAM यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। उसके बाद में मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? यानी मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो ये आप 100 दिन का होगा। ठीक है, कितने दिन का? 100 दिन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, 67 का। उसके बाद अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1998 में मिला, 2004 में मिला, या 1997 में मिला, या 1999 में मिला? तो कब दिया गया उनको? ये दिया गया 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन जी को। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सरकारी सेवा के लिए, साहित्यिक सेवा के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, या सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, कब किए गए थे? तो ये 1933 में किए गए थे, या 1917 में किए गए थे, या 1913 में, या 1937 में? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1913 में, पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक रिंग। ठीक है, 1913 में। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। उसके बाद में है, द ईकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ईकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.K. राउलिंग ने लिखी है, मेगन मिरांडा ने लिखी है, या रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, या मलाला यूसुफजई ने लिखी है? तो 72 का आंसर हो जाएगा J.K. राउलिंग। द ईकाबाग नामक पुस्तक J.K. राउलिंग ने लिखी है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंगली है, अंग्रेजी है, तमिल है, या मलयालम है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, ये बताना है हमको। तो ये सिंगली है, सिंगली। ठीक है, सिंगली भाषा है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? एस.एन. बोस ने की थी, या जॉन डिंटल ने की थी, या C.V. रमन ने की थी, या लॉर्ड रेले ने की थी? किसने की थी? तो ये की थी C.V. रमन ने। C.V. रमन ने किया था। जब किसी प्रकाश की किरण किसी द्रव पर प्रवेश करती तो उस द्रव द्वारा परिकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। उसके बाद में प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था, या जॉन बार्बर ने किया था, एडविन बर्निंग ने किया था, या निकोलस कॉलन ने किया था? तो ये प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है हमको। तो ये किया था निकोलस कॉलन ने, निकोलस कॉलन ने। उसके बाद में आपका आ गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से
दो दो सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 रुपये के निकटतम तक निकालना है हमको, ठीक है।